नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए आतंकी धमाके को लेकर लगातार हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों ने देर रात डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। डॉक्टर जुनैद यूसुफ और साथ ही डॉक्टर नासिर राशिद से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने साबिर नाम के एक और आरोपी को भी हिरासत में लिया कि उसके पास से एक ग्राइंडर और साथ ही मेल्टिंग फर्नेस भी बरामद किया गया। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आ रहा है कि यूनिवर्सिटी को आतंकियों ने कब्जे में ले लिया था। मुजम्मिल शाहीन ने कब्जे में लिया हुआ था। दरअसल 2022 में सुरक्षा गार्ड्स को हटाकर यूनिवर्सिटी के गार्ड्स तैनात किए गए थे। आतंक का अड्डा बन चुकी अल-फलाह में अब स्वास्थ्य विभाग भी जांच कर रहा है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। एक से ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस बरामद किया गया है। आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। सिक्योरिटी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पहले जहां पुरुष सैनिकों की तैनाती थी गार्ड्स के तौर पर, लेकिन अपने गार्ड तैनात किए गए। तो किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे कैंपस को, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकियों ने कब्जे में ले लिया था, इस खबर से इस बात की तस्दीक हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जांच की जा रही है। जांच जारी है। तो कैसे अल-फलाह आतंक का अड्डा बनी, कब से प्लानिंग शुरू हुई? अब तो क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में धमाका हुआ कि उससे ही नहीं, इससे पहले भी 2007-8 की तार भी आतंक से इस कैंपस के जुड़े थे। तो आतंकी डॉक्टर्स ने, खबर ये है, जरूरतमंदों को अपना टारगेट बनाया था। जरूरतमंद लोगों को निशाना बना रहे थे। धौज के मौलवी इश्तियाक को अपना दोस्त बनाया गया। तो धौज का ये मौलवी बताया गया जिसको दोस्त बनाया गया था। इमामुद्दीन से भी दोस्ती की गई। ये सिरोही का इमाम था, इससे भी दोस्ती की गई। मोबाइल विक्रेता साबिर के साथ दोस्ती की गई। तो कैसे कैसे लोगों को अपने शिकंजे में लिया गया, अपने प्लान का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा बनाया गया। मुजम्मिल ने पहले क्या किया, इनकी मदद की। पहले इन लोगों की हेल्प की गई, जरूरतमंद लोगों को ढूंढा गया, उनकी मदद की गई। कश्मीरी छात्रों को 15 सिम कार्ड दिलाए। तो सिम विक्रेता, मोबाइल विक्रेता को भी अपना इस पूरी प्लानिंग का पार्ट बनाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान बातचीत की गई। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एक और बैग बरामद हुआ है। जांच की कई नई परतें खुल सकती हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस दिन से ब्लास्ट हुआ कि धमाका हुआ, क्या उससे पहले की भी हम बात कर लें, विस्फोटक जब से बरामद हुए हैं, आप लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। लगभग रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारी सामने आ रही। आज की अगर बात करें तो आज सिक्योरिटी के हिसाब से एक नई बात ये सामने आ रही कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी पूरे कैंपस को कब्जे में ले लिया था। बिल्कुल, देखिए, जो टॉप अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये पुख्ता बात कही गई है। जिस तरह से लगातार जानकारी सामने आ रही है कि 2022 में, चूंकि पहले जिक्र इस बात को लेकर आया था कि आतंकी साजिश तो 2016 से रची जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें और तेजी 2022 में आई। अब ये साबित होता है कि 2022 में जो तेजी आई थी आतंकी साजिश रचने में, तमाम लोगों को जोड़ने के साथ साथ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर भी कब्जा करने की कोशिश डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन साहिब, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर निसार की तरफ से की गई। और सबसे पहला कदम यही था, क्योंकि अगर सिक्योरिटी पहले एजेंसी के मार्फत वहां रखी जाती थी और उसमें पूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया था, उन्हीं की देखरेख में पूरे परिसर की सिक्योरिटी थी। लेकिन उन्हें लगता था कि अगर परिसर में पूर्व सैनिकों की सिक्योरिटी रहेगी तो ये अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि पहले यहाँ की सिक्योरिटी को हटाया जाए और फिर अल-फलाह की तरफ से ही जो यूनिवर्सिटी जी, तो कई सालों से प्लानिंग हो रही थी, साजिश रची जा रही थी। और बड़ी बात यह कि अब सिक्योरिटी के हिसाब से जब हम बात करें, पहले पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते थे। खबर यह है कि 2021-22 में यहाँ पूरी सिक्योरिटी को ही चेंज कर दिया गया। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो गार्ड्स थे, वो भी अपने मुताबिक लगाए गए। अपने मुताबिक जब हम कह रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि आतंकी साजिश में जो या तो हिस्सा बने या उसमें हेल्प करें या कोई रोक टोक कम से कम ना हो। तो अपने लोगों को गार्ड्स के तौर पर लगाया गया ताकि इस नापाक साजिश को अंजाम दिया जा सके। तो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होते हैं। आप जानते हैं किस तरह से फरीदाबाद इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का अड्डा किस तरह से बन गया। हालांकि ये मल्टी स्टेट मामला के भी आप जानते हैं, लेकिन फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद होने और साथ ही अल-फलाह का आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद
फरीदाबाद से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। देवेंद्र, आप बात पूरी कीजिएगा क्योंकि बेहद अहम जानकारी आप दे रहे थे, सिक्योरिटी को बदला गया था अल-फलाह में। बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह से आगे लगातार आतंकी साजिश रचने का ये एक अड्डा अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इनकी तरफ से बनाया गया था, तो उसमें जो जरूरी चीजें थी उनमें बदलाव किए गए थे। 2022 में प्राइवेट एजेंसी हटाने के बाद में अपने निजी गार्डों को वहां रखा गया था, अलग अलग जगह से उनको चुनकर लाया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो भर्ती है डॉक्टर मुजम्मिल खुद इंटरव्यू लेकर किया करता था, यानी कि उसकी बात वो माने, इसलिए उनको पहले खुद उनका इंटरव्यू लेना, उन्हें नौकरी पर रखना, ये कोशिशें डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से की गई थी कि अगर किसी को अगर आवाजाही करनी हो, किसी भी वक्त भेजना हो, किसी भी वक्त जाना हो। बताया यह भी जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने इस तरह का एक्सेस ले रखा था कि कभी भी वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा सकता है, कभी भी अंदर आ सकता है। तो वो इसके पीछे का खास मकसद यही था, क्योंकि 2 जगह उसने मकान किराए पर लिए हुए थे और जो जिन लोगों से उसने जानकारी बढ़ाई थी उनके घर पर भी वो जाया करता था। सबसे पहला जो मामला था वो मोहम्मद इश्तियाक का था, जो अल-फलाह द्वारा जो मस्जिद बनाई गई है उसमें वो मौलवी का काम करता था। नमाज अता करने डॉक्टर मुजम्मिल वहां जाया करता था। पहले उससे दोस्ती गांठी गई, दोस्ती गांठने के बाद में उसके ही मकान को किराए पर लेकर वहां 2563 अमोनियम नाइट्रेट फतेहपुर तगा में रखी गई। ऐसे ही एक मामला अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 300 मीटर दूरी पर गांव धौज में एक कमरा किराए पर लिया गया था, वहां 360 किलोग्राम अमोनियम और बाकी विस्फोटक बरामद किए गए थे। अब चूंकि जो सामने चीजें आ रही हैं जांच में बार बार वो ये आ रही हैं कि जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचते थे या कोई और मदद के लिए पहुंचते थे तो मददगार बनकर उनके आगे आकर डॉक्टर मुजम्मिल मदद करता था। अब ये जो तीसरा हिरासत में साबिर नाम का जो व्यक्ति दिया गया है, ये धौज में मोबाइल की दुकान चलाता है। इसके बेटे के गर्म दूध गिरने से वो जल गया था और उसका इलाज डॉक्टर मुजम्मिल ने किया था। और इसी बीच में उससे संबंध गहरे बनाता गया, गहरी दोस्ती करता गया। उसके बाद में जानकारी मिली उसे कि वो मोबाइल की दुकान करता है, तो बाद में उसके यहां से 15 सिम खरीदी गई। यानी कि जो कश्मीर और जम्मू के जो बच्चे थे जो यहां पढ़ रहे थे उन्हें वो अलग अलग दस्तावेज दिखाकर वहां से 15 सिम खरीदी गई। वो अलग बात है, अब एनआईए ने वो पश्चिम जो 15 सिम थी वो भी जब्त कर ली हैं और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन साहिद और उसके साथ साथ में निसार और आमिर राशिद जो जिसके नाम पर गाड़ी थी वो अब एनआईए की तरफ से गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर भी ले लिया गया है। तो अब ये कड़ियों को जोड़ने का काम एनआईए करेगी, लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह से ये साजिश रची जा रही थी, तो ऐसे में इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेने की भी प्लानिंग आतंकवादियों की पूरी कर ली गई थी। देवेंद्र, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन या जो एक टीचर भी मेडिकल जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ा रहा था, क्या वो खुद किस कैपेसिटी में पूरे गार्ड्स को या पूरी सिक्योरिटी को बदल सकता है बिना मैनेजमेंट के शामिल हुए, बिना मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट के? बिल्कुल, देखिए इसीलिए तमाम तरह के सवाल जो बार बार सफाई यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है कि उनका कोई लेना देना नहीं है और इतनी बड़ी आतंकी साजिश उस यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर रची जा रही हो, तो ऐसा नहीं संभव नहीं है कि प्रशासन को पता नहीं होगा इनकी एक्टिविटी क्या रही होंगी, क्योंकि एक ड्यूटी टाइम भी होता है या क्लास में अगर कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो उसका भी एक समय निर्धारित होता है। अगर उससे अलग कोई एक्टिविटी किसी की दिखाई देती है तो पता चलता है, पूरे रिपोर्ट बाकायदा बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का उसकी तरफ से किया जरूर गया होगा। और एक डॉक्टर की बात नहीं है, बात यहाँ कई डॉक्टर, अब 2 डॉक्टर जैसा कि अभी आज ही रात को उठाया गया है जांच एजेंसियों की तरफ से, जुनैद और नासिर, ये डॉक्टर और भी हिरासत में लिए गए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी डॉक्टरों पर गाज गिरे, उन्हें भी उनके भी आतंकी कनेक्शन इन डॉक्टरों से दिखाई दें तो और भी डॉक्टर उठाए जा सकते हैं। अभी कोई क्लीन चिट यूनिवर्सिटी को तो मिली नहीं है, ना अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को या प्रशासनिक जो वहां अधिकारी तैनात हैं उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। आने वाले वक्त में और भी जांच जारी है और हो सकता है और भी गिरफ्तारियां यहां से हों। तो ऐसे में ये कहा जाना कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन को पता नहीं होगा, ये बिल्कुल बेमानी सी बात लगती है। जांच लगातार जारी है और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी होगी। तो जो क्योंकि एक और कड़ी जो जुड़ती है, जो जवाद अहमद सिद्दीकी है वो चेयरमैन है खुद यूनिवर्सिटी का, उसको उठाया गया है। 2007 में एक सादाब नाम का जो बीटेक का छात्र था उसने सीरियल ब्लास्ट किए थे। तो ये कह देना कि यूनिवर्सिटी का या प्रशासन का या मालिक का कोई हाथ नहीं रहा होगा, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं साठगांठ जरूर दिखाई देती है। बिल्कुल देवेंद्र, साथ ही जब हम ये खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि जानकारी ये सामने आ रही, जरूरतमंद लोगों को टारगेट कर रहे थे, तो या तो कोई लालच देकर या जाने अनजाने में उनको भी साजिश का पार्ट जरूर बनाया गया। इसमें जो 3 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, सबसे पहला मोहम्मद इश्तियाक,
वो मस्जिद में मौलवी था, वहां आना जाना डॉक्टर मुजम्मिल का, उसके बाद में उसको बरगलाया गया, बहकाया गया, किराए का लालच दिया गया और उसके मकान को किराए पर लिया गया, यानी कि उसको किराए का लालच दिया गया। हाँ। दूसरा, जो सिरोही की मस्जिद का इमाम है इमामुद्दीन, उससे दोस्ती की, वहां नमाज अदा करना शुरू कर दिया गया, उससे दोस्ती गांठी, फिर उस पर भी एजेंसियों को हुआ, उसको भी हिरासत में लिया। तीसरा, एक बच्चे का इलाज करने के बहाने उसके जो परिवार वाले थे उसके घर तक एंट्री डॉक्टर मुजम्मिल ने की और उनके साथ में गहरी दोस्ती करने के बाद में वहां से सिम खरीदी गई और सिम खरीदने के साथ साथ में इतना ही नहीं, उसके घर पर कुछ मशीन इक्विपमेंट्स भी रखे गए थे और ये कहा गया था साबिर को कि ये मेरी बहन के पास में उसे पहुंचाने हैं, कुछ दिन के लिए आपके यहाँ इनको रखा जाना है। तो मेल्टिंग जो फर्नेस है वो वहां से मिली है, ग्राइंडर वहां से बरामद किया है एजेंसी ने, साबिर को भी हिरासत में लिया गया। तो ये जो मजबूरी जो जिन लोगों की थी उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए आतंकी दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो अल-फलाह को लेकर हम बात कर रहे हैं। अल-फलाह के आतंकी कनेक्शन को लेकर रोजाना आप तक खबरें पहुंचा रही हैं, क्योंकि अल-फलाह को लेकर लगभग रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही, क्योंकि जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी के अंदर एक और बैग भी मिल गया है। इस बैग में कई पेन ड्राइव भी मिले हैं। आतंकवादियों का गढ़ बन चुकी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से जो आतंकवादी डॉक्टर शाहीन शाहिद है उसका एक और बैग बरामद हुआ है और बैग में जो जांच के दौरान उस बैग में कई पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले हैं। ये एक बड़ी खबर साफ तौर से, चूंकि लगातार जो जांच एजेंसी हैं वो तलाशी अभियान इसमें लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है और ऐसे में जहां जहां जो आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर निसार रह रहे थे उन कमरों की लगातार तलाशी ली जा रही है। आसपास के कैंपस में हर जगह की तलाशी ली जा रही है और इस तलाशी के दौरान ही डॉक्टर शाहीन शाहिद का एक और बैग एजेंसियों को बरामद हुआ है और उस जो बैग बरामद हुआ है उसके अंदर पेन ड्राइव, काफी संख्या में पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ में दस्तावेज भी कुछ उस बैग से मिले हैं। उनकी अब जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है कि आखिर जो पेन ड्राइव है उसमें किस तरह का टेरर मॉड्यूल छिपा हुआ है और क्या क्या उसमें वीडियो या कोई ऐसी चीजें हैं जो होना और उसमें पेन ड्राइव मिलना एक बड़ी बात है जो एजेंसियों के लिए अब उसकी गहनता से जांच की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। तो फरीदाबाद की हमने बात की, लखनऊ आपको ले चलते हैं। वर्षा शाही हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वर्षा, यूपी की हम बात करें, क्योंकि यूपी का भी आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। ये जो आतंकी मॉड्यूल, डॉक्टर्स वाला जो आतंकी मॉड्यूल रहा, इसमें सामने आ रहा है। अब तक बात करें जांच के हिसाब से जो खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ हलचल, क्या कुछ जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं, क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से यूपी का आतंकवादी कनेक्शन लगातार दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्टेड निकलता जा रहा है, उसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो शाही जो राजधानी लखनऊ की रहने वाली थी, आदिल जिनको कानपुर से उठाया गया, उसके साथ साथ परवेज जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, इन सभी का कनेक्शन जिस तरीके से कानपुर, सहारनपुर, फिर इसके बाद लखनऊ, इन सभी जगहों से जब उठाने के बाद एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही, चाहे वो टीम डी को लीड करने की बात हो और जिस तरीके से इनके मोबाइल चैट बॉक्स को अब खंगाला जा रहा है, डिकोडिंग की जा रही है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्लीपर सेल की तरह लोग काम करते हैं उस तरीके की टीम को बनाने का काम शाहीन कर रही थी। स्लीपर सेल बनाने के साथ साथ वो एचओडी के रूप में हर जगह पर उसने एक टीम तैयार कर रखी थी जो स्पेशल 26 की तरह काम कर रहे थे। इस स्पेशल 26 में हर टीमों को नहीं पता होता था कि अगली टीम में कौन है, इनको किसी भी टीम से कांटेक्ट नहीं करना था, क्योंकि अगर आपको सुरक्षा एजेंसियां पकड़ती भी हैं इनको तो केवल एक टीम को पकड़ सकती हैं, दूसरी टीम को नहीं पकड़ सकती हैं, इसलिए कोई कांटेक्ट ना करने की एक जो टीम की लीडिंग थी वो की जा रही थी। शाहीन ने पूरी तरीके से ये साफ कर दिया था कि जो इसकी स्पेशल टीम बन रही है, हाँ, ये पूरी तरीके से अपने काम को मेंटेन करेगी, पूरे काम को करेगी और टीम लीडर के तौर पर काम कर रही थी। वर्षा, खबरें हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि शाहीन खुद भी मानव बम बनने की तैयारी में थी, साथ ही मुस्लिम लड़कियों के कांटेक्ट में थी, जिसकी आप भी जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे, उन लड़कियों को भी मानव बम बनाने की तैयारी में थे शाहीन।
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जैश-ए मोहम्मद की महिला पूरी टीम को लीड करने के लिए शाहीन आगे बढ़ रही थी, वो मानव बम बनाने का काम बहुत बेहतर तरीके से करने जा रही थी और पूरी तैयारी भी कर चुकी थी, बहुत सारे लोगों को अपने साथ भी जोड़ चुकी थी और जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट करती थी, वो 14 साल से लेकर लगभग 21 साल तक की महिलाओं को टारगेट करती थी और उन महिलाओं को भी टारगेट करती थी जो अपने परिवार से दूर रहते थे और पैसे की कमी होने वाली महिलाओं को भी टारगेट करती थी और साफ तौर पे ये भी देखा गया है, क्योंकि अगर हम पुरानी ऑडियो उठाकर देखें तो शायद जैश-ए मोहम्मद की तरफ से जो महिलाओं की टीम बनाने को लेकर ऑडियो सामने आया था, उसमें ये साफ तरीके से सुनने को मिला था कि 4 से 5 महिलाएं अभी तक शहीद हो चुकी हैं इन सब चीज़ों में और साथ ही साथ अभी जो तैयारी चल रही है वो भी अलग लेवल पर चल रही है। इस तैयारी में एक चीज़ और देखी गई कि माइंड वॉश करने के लिए किस तरीके से जैश-ए मोहम्मद की ऑडियो का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस ऑडियो में महिलाओं को केवल महिलाओं से बातचीत करना और किसी और संप्रदाय या किसी और मजहब के लोगों से बातचीत ना करने की बात बताई जा रही थी। साथ ही साथ इन महिलाओं को तैयार करने में शाहीन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। चाहे अकाउंट की बात कर ले तो अकाउंट में भी कोडिंग डिकोडिंग की गई कि 1 लाख 1 रुपए क्यों भेजे जाते थे, 1 लाख 1 रुपए भी एक कोड था जिसको लेकर ये सारी चीज़ें चलती थी। मतलब अगर वो पैसों का ट्रांजेक्शन भी करती थी तो ये सोचती थी कि किस तरीके से इसको भेजा जाए कि बैंक अकाउंट से लेकर अन्य सुरक्षा एजेंसियों को शक ना हो। तो मानव बम बनाने की जो तैयारी थी वो बहुत समय पहले से ही शुरू हो चुकी थी। महिलाओं को टारगेट करना, महिलाओं को अपने साथ जोड़ना, किस महिलाओं को जोड़ना है, कैसा उनका दिमाग है, किस तरीके से उसको पढ़कर उसको पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल करने के साथ साथ उस सब पैटर्न पे काम करवाना जिस पैटर्न पर शाहीन चल रही थी। क्योंकि शाहीन के नाम सामने आने के बाद बहुत सारे खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं और इन खुलासों के बीच में बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। अगर स्लीपर सेल का काम अगर आप देखें तो स्लीपर सेल भी इसी तरीके से काम करते हैं, वो मानव बम की तरीके से काम करते हैं और जगह पर मौजूद होते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते। तो शायद इन महिलाओं को जो तैयार की जा रही थी अपने बारे में ना सोचे, अपने परिवार के बारे में ना सोचे, ब्रेन वॉश किया जाता है वर्षा, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, कट्टर बनाकर ब्रेन वॉश कर और पता नहीं किस मिशन के साथ इनको इस स्टेज पर ले जाया जाता है कि फिदाइन बनने को तैयार हो जाते हैं, मानव बम बन जाते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले हम जबकि लगातार खुलासे बता रहे हैं कि शाहीन के मोबाइल से 2 नंबर भी सामने आए थे जिनसे निर्देश मिलते थे, कमांड मिलते थे, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से शाहीन के मोबाइल से जो 2 नंबर बरामद हुए थे उससे लगातार ये सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हैं, क्योंकि कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि इसने तुर्की से लेकर फ्रांस इत्यादि जगहों के ट्रैवल किए थे और वहां पर जाकर भी उसने उस तरीके की पढ़ाई भी की थी, उस तरीके की गाइडेंस लेने के लिए वो तैयार थी। पाकिस्तानी कनेक्शन भी उसके मोबाइल से कनेक्ट होकर आया था। तो जाहिर सी बात है ये जो 2 नंबर भी आए थे ये भी कनेक्शन टू पाकिस्तान बताया जा रहा है कि इसका भी कनेक्ट पाकिस्तान से था। उसके साथ साथ क्योंकि इसके पर लीड करने के लिए जैश-ए मोहम्मद की बेटियां भी और तैयार थीं और तैयार हैं, उस तरीके से जैसे वो लीड कर रही हैं उसमें शाहीन तो एक मोहरा है। इसके अलावा जो पूरी तरिके से जो तैयारी चल रही है वो जैश-ए मोहम्मद की बेटियों के साथ चल रही हैं। वो बेटियां जो कहीं ना कहीं पहलगाम में एक के पति को हिंदुस्तान की तरफ से मार गिराया गया था, उसके साथ साथ और जो बहनें हैं वो भी महिलाएं लीड कर रही हैं इस पूरी महिलाएं गैंग को। तो हर जगह कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो जैश-ए मोहम्मद का साफ तरीके से कनेक्शन देखा जा रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तानी कनेक्शन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां लगातार खंगाल रही, वो भी पैटर्न, वो भी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही। सोचिए, दिल्ली ब्लास्ट अगर आप देखेंगी तो आपको लगेगा कि कितना अफरा तफरी में ब्लास्ट किया गया, क्योंकि फरीदाबाद से शाहीन को उठाना, मुजम्मिल को उठाना, AK-47 मिलना, RDX का मिलना, फिर उसके बाद ये ब्लास्ट होने के बाद धीरे धीरे पैटर्न खुलते हुए नजर आना। मतलब जम्मू कश्मीर से बिल्कुल लेकर वर्षा, ये लग रहा है कि बिल्कुल समय पर जांच एजेंसियों की तारीफ तो देखिए बनती है, पुलिस की हमारी टीमों की भी तारीफ बनती है कि समय रहते भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए, कड़ी दर कड़ी मामले की जांच हुई, परतें खुलती गई, खुलासे होते गए। क्योंकि जिस तरह से मानव बम बनाने की तैयारी थी, टीमें बनाई गई थी, ब्रेन वॉश किया जा रहा था टीनेजर्स का या फिर युवा लड़कियों का, ये वाकई बेहद खतरनाक अपने आप में होने वाला था। बहुत शुक्रिया, बेहद अहम जानकारी आपने दी। तो लखनऊ से वर्षा आपको जानकारी दे रहे थे। अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल-फलाह से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर पर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई थी उसे रोक दिया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल-फलाह के चेयरमैन के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
तो हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के चलते फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। 15 दिन का स्टे हाईकोर्ट की ओर से लगाया गया। तो दिल्ली धमाका मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। चलिए इंदौर आपको ले चलते हैं। ताफ शेख हमारे संवाददाता इस वक्त इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लगातार देखिए खबरें जो सामने आ रही हैं, फिर इसमें आप यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजधानी दिल्ली या जम्मू कश्मीर की बात करें, मल्टी स्टेट ही मामला अपने आप में खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। और अब जो बड़ी खबर ये है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर पर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, शुरू की गई थी, उसे रोक दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से स्टे मिलने के बाद। देखिए निश्चित ही आपने बिल्कुल सही कहा, एवरी टेबल हैज बीन टर्न्ड अक्रॉस। जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जैसे ही नाम सामने आता है टेरर कनेक्शन में, तो तमाम एजेंसियों ने वो सब पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किए, जिन रिकॉर्ड्स के जरिए जो जांच एजेंसी है वो पहुंची जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि अल-फलाह का चेयरमैन है, उसके पुश्तैनी जगह पर, जो कि मध्य प्रदेश का महू है, महू का रहने वाला है। इस जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता महू के शहर गाजी थे। उनके दो बेटे, जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी बड़ा था और छोटा हमूद अहमद सिद्दीकी। जवाद अहमद सिद्दीकी ने और हमूद अहमद सिद्दीकी ने आज से 25 साल पहले मध्य प्रदेश के महू और इंदौर क्षेत्र के अंदर एक चिट फंड कंपनी शुरू की और करोड़ों रुपए, ये कहा जाए, यहां से गबन करके वो गायब हो गए। लेकिन उनका पुश्तैनी मकान आज भी महू में था। उस पुश्तैनी मकान में उनके रिलेटिव माजिद रहते थे। छावनी बोर्ड परिषद, क्योंकि महू एक कैंटोनमेंट एरिया है, तो लिहाजा छावनी बोर्ड परिषद की तरफ से 2 दिन पहले एक नोटिस दिया गया कि जवाद अहमद सिद्दीकी का जो 4 मंजिला मकान मुकेरी मोहल्ला में है वो अवैध है और उसे तोड़ा जाएगा। 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि वो अवैध अतिक्रमण हटा दे। लेकिन इस मामले में अब्दुल माजिद, जो कि फिलहाल उस मकान में रह रहा है, जो कि जवाद अहमद सिद्दीकी का रिलेटिव ही है, उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें कि कोर्ट ने अभी 15 दिन का स्टे इस कार्रवाई के ऊपर ये कहा जाए कि दिया है और ये कहा है कि जो तमाम तथ्य हैं वो सामने लाए जाए। क्योंकि इसमें पेश जो सामने आया था, वो पेश ये सामने आया था कि हमूद अहमद जवाद और हमूद के पिता हमाद अहमद सिद्दीकी का ये मकान था, जिन्होंने इसे गिफ्ट किया था जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि अल-फलाह का चेयरमैन है। लेकिन जब ये यहाँ से महू से छोड़कर भागा था, तो उसके बाद में उसने यही मकान अब्दुल माजिद को गिफ्ट कर दिया था। बहरहाल 96 और 97 में भी एक नोटिस कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से इस मकान को दिया गया था, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई थी। टेरर कनेक्शन में नाम सामने आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि 15 दिन का नोटिस स्टे मिला है। अब इस मामले के अंदर ये कहा जाए, अब्दुल माजिद जो कि इस घर के अंदर रहता है, वो अपने तथ्य पेश करेगा कोर्ट में। बहरहाल फिलहाल जो कार्रवाई जो बताई जा रही थी कि मंडे को कार्रवाई होगी और उस पर बुलडोजर कार्रवाई के साथ में उस मकान को जमींदोज करने की तैयारी थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, या ये कहा जाए कि उस पर स्टे 15 दिन का दिया गया है। बिल्कुल है कि आप तो 15 दिन बाद हालांकि देखना होगा क्या कुछ होगा, क्योंकि अब तो अदालत की ओर से स्टे लगा दिया गया कि जो कार्रवाई की जा रही थी मकान को जो गिराया जा रहा था उस पर। देखिए निश्चित ही 15 दिन का ये कहा जाए कि मोहलत सी मिल गई है, जिसमें कि ये कहा जाए कि जो अब्दुल माजिद वहां रहता है वो अपनी तरफ से तथ्य पेश करेगा। लेकिन इसके बैकग्राउंड में यदि हम चलते हैं तो आई जस्ट टेक यू अक्रॉस वेरी ब्रीफली कि असल में जवाद अहमद सिद्दीकी और हमूद अहमद सिद्दीकी का यहाँ से कनेक्शन उनका जो होम टाउन है महू से, उन्होंने चिटफंड कंपनी के जरिए करोड़ों, एक फिगर आता है कि तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का फंड यहां से मध्य प्रदेश से इकट्ठा किया था। उसके बाद में जवाद अहमद सिद्दीकी ने रुख किया ओखला और फरीदाबाद का, जहां उसने उस पैसे से अपनी यूनिवर्सिटी और अपना कारोबार चालू किया। तो वहीं उसका छोटा भाई हमूद अहमद सिद्दीकी, उसने रुख किया हैदराबाद का। उसने इस पैसे से ये कहा जाए कि अपना कारोबार वहां शुरू किया। जैसे ही घंटी बजती है कि ये टेरर कनेक्शन है, तो हमूद अहमद सिद्दीकी को भी वहां से हैदराबाद से उठाकर लाया जाता है, उससे पूछताछ की जा रही है और चिटफंड के वो तमाम जो केसेस हैं जो उस दौर में रजिस्टर किए गए थे, अब वो फाइलें फिर से खुलती हुई नजर आ रही है। जी, एहतियात चिटफंड के पैसे से ही, क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, उसी पैसे से ही कहीं ना कहीं आतंक की फैक्ट्री, आतंक का अड्डा बनाने का प्रयास किया गया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इतना पैसा एक गरीब परिवार कहा जा सकता था, क्योंकि शहर काशी की बात में जितना ये कहा जाए कि कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं थे और एक साधारण जिंदगी जीने वाला परिवार था, उसमें हमूद अहमद सिद्दीकी और जवाद अहमद सिद्दीकी अपने दिमागी फितूर को चलाकर यहाँ चिटफंड करती है। और इसमें निशाना किसे बनाया गया?
उन्हीं लोगों को बनाया गया जो उनकी कम्युनिटी के थे, उन्हीं का पैसा लिया गया, उन्हीं से पैसा निवेश किया गया, उन्हें लालच दी गई थी, इस बात की लालच दी जाती थी कि आपको दुगना पैसा मिलेगा, हम कारोबार में ये पैसा लगाएंगे और आपको इसका प्रॉफिट देंगे। कुछ सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में जब लोगों ने पैसा वापस मांगना शुरू किया तो दोनों ही भाई अपने इस पुश्तैनी जो जगह है महू से, वहां से फरार हो गए। जी। तो दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं अल्फला को लेकर, तो लगातार हम पहले भी बात कर रहे थे कि फरीदाबाद में क्या कुछ हलचल कहते आप, लेकिन इंदौर में भी, मध्य प्रदेश में भी, यूपी में भी, तमाम जो स्टेट्स हैं जहां आतंक का कनेक्शन जुड़ रहा है, डॉक्टर का जो आतंकी मॉड्यूल जुड़ रहा है, वहां से रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये कहा जाए कि जांच एजेंसियों ने, मैंने शुरुआत में जिस तरीके से जिक्र किया था और आपने भी जिक्र किया था कि नॉट इवन अ सिंगल टेबल हैज बीन अनटर्न्ड, हर टेबल को टर्न करके देखा जा रहा है कि किसके कनेक्शन कहां है। और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले के अंदर अभी हमें और भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कई और किरदार और कई और जांच में जो पड़ताल है वो सामने नजर आने लगेगी। जी, बहुत शुक्रिया एहतियाब, भी पूरी जानकारी आपने दी। तो एहतियाब बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे हमें इंदौर से। जो चेयरमैन थे अल्फला का, उसके मकान पर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई थी, बुलडोजर से जो कार्रवाई की जानी थी, उसे हाईकोर्ट के स्टे के बाद रोक दिया गया कि 15 दिन की मोहलत एक तरह से मिल गई है। इसके अलावा क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या मिशन था, क्या साजिश थी, इस साजिश या प्लानिंग का हिस्सा कौन कौन थे, खबरें ये सामने आ रही कि जरूरतमंद लोगों को टारगेट किया जा रहा था। इसमें धोज के मौलवी का भी नाम सामने आ रहा है, इश्तियाक का, सिरोही के इमाम इमामुद्दीन से भी दोस्ती की गई। तो अलग अलग लोगों से दोस्ती की गई, स्थानीय लोगों से दोस्ती की गई, मोबाइल विक्रेता साबिर के साथ दोस्ती की गई, साबिर से कुछ सिम भी खरीदी गई। खबरें ये सामने आ रही हैं कि 15 सिम कार्ड खरीदे गए। तो जो खुलासे हो रहे हैं, जो अपडेट हैं, वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीरी छात्रों के लिए 15 सिम लिए गए। अस्पताल में उपचार के दौरान बातचीत हुई, अस्पताल में उपचार के दौरान बातचीत बढ़ाई गई, दोस्ती बढ़ाई गई। तो आतंकी डॉक्टर्स ने किस तरह से जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया, या तो ये लोकल लोग थे या फिर अल्फला में उपचार के लिए आते थे, उनसे बातचीत की जाती थी, उनका क्या प्रोफेशन है, क्या बैकग्राउंड है। अगर नीडी लोग इन्हें मिलते थे तो उनको शिकार ये जरूर बनाने का प्रयास करते थे, जिनमें एक मोबाइल विक्रेता का नाम सामने आ रहा है, इमाम का नाम सामने आ रहा है, मौलवी का नाम सामने आ रहा है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। तो अलग अलग राज्यों में जांच लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डॉक्टर की लॉकर की जांच भी जारी है। लॉकर से अहम सबूत मिलने की उम्मीदें हैं। तो ये खबर आपको जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रही है। शुरुआत भी देखिए जम्मू कश्मीर से ही हुई थी इन्वेस्टिगेशन की। आतंकियों के सीधे तार वहीं से जुड़े हैं। जैश-ए-मोहम्मद के पक्ष में पोस्टर लगाने का ये मामला था, जिसकी जांच शुरू होती है और जांच के तार कहां कहां नहीं पहुंच गए, जिसमें आप यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये भुज वाला मामला भी उसके बाद में ही सामने आता है, या गुजरात की बात करें, वहां से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर की बात करें, इंदौर से भी तार जुड़ रहे हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई है, इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई, ये जम्मू कश्मीर से ही हुई थी और जम्मू कश्मीर से भी बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों के सीधे तार यहीं से जुड़े थे। अब जम्मू कश्मीर में डॉक्टर की लॉकर की जांच की जा रही है, वहां भी अहम सुराग मिलने, बड़े सबूत मिलने की उम्मीदें हैं। तो जांच एजेंसियां बेहतरीन ढंग से कड़ी दर कड़ी इस मामले की जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से पहला छोर मिला था, उसके बाद बड़ी कामयाबी मिली, यूपी से गिरफ्तारी, हरियाणा के फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटकों का मिलना, दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, बेहद आप कहें कि दुखद था पूरे ही देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए। लेकिन एक बड़ी जनहानि को रोकने में जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, और इस पूरे ही घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, इस बात का भी हम जिक्र कर रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद के पक्ष में पोस्टर लगाने से शुरू हुई जांच, कैसे यूपी से हरियाणा, अलग अलग राज्यों में पहुंची। तो जम्मू कश्मीर में जांच लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की आपको लिए चलते हैं, अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अजय, जम्मू कश्मीर से ही जांच शुरू हुई थी, बेहद महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर इस पूरे ही मामले में, इस ब्लास्ट को लेकर वहां की जांच, वहां जो खुलासे हो रहे हैं। और अब खबर ये सामने आ रही है कि डॉक्टर की लॉकर की भी जांच की जा रही है, जिसमें उम्मीदें हैं कि अहम सुराग मिल सकते हैं, सबूत मिल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इस जांच की शुरुआत जो फरीदाबाद में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था, उसकी जांच जम्मू से ही शुरू हुई थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस को जब
डॉक्टर आदिल और उससे पहले जो है एक मौलवी जो पकड़े गए थे, और उस पर जो है जब शक हुआ, उसकी जांच जो है स्कैनर अंडर स्कैनर उनको रखा गया, तो तब पता चला कि ये दरअसल गिरोह जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो काम करता है। और उसी के बाद जो है फरीदाबाद में रेड्स हुई। पहले आदिल के जो है पूछताछ के बाद उसने खुलासा किया कि अनंतनाग में उसका जो लॉकर है, डिग्री जो मेडिकल कॉलेज में उसको लॉकर मिला हुआ था, वहां पर उसने एक 47 राइफल रखी हुई है। उसके बाद उसकी बरामदगी हुई और उसके बाद जो है फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई। और उसके ही साथ जो धमाका दिल्ली में हुआ, उसके बाद ये मामला जो है और ज्यादा जो है तूल पकड़ी और उसमें जांच में कई खुलासे हुए, जिसमें कई डॉक्टर जो हैं वो गिरफ्त में आए। लगभग 6 के करीब डॉक्टर जो हैं अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं, लगभग 500 से ज्यादा लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, जो स्कैनर में हैं, और उनको लेकर जो है वो जांच चल रही है। और अगर इस पूरे मामले की अगर जांच की बात करें तो जांच की तार जो है जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ तक कि दुबई और अफगानिस्तान तक जो है वो सामने आए हैं। तो ऐसे में साफ दिखता है, साफ लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस जो है वो चल रहा था, जिसे सरहद पार बैठे ये आतंक के सरगना हैं वो चला रहे थे। और उनकी मंशा कहीं ना कहीं भारत के कई हिस्सों में बड़े हमलों को अंजाम देने की थी। मगर समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़ी कार्रवाई ने जो है इस बड़े एक्शन ने बिल्कुल जो है अजय, इसको देखिए विफल कर दिया इसमें है। जम्मू कश्मीर हालांकि पुलिस दिल्ली की धमाका तारीफ भी हुआ बनती जिसमें है, क्योंकि जो 13 लोगों इनिशिएट की हुआ मौत है, हो गई। जो जांच शुरू हुई है जम्मू कश्मीर से ही हुई कि एक पोस्टर लगाया जाता है जैश ए मोहम्मद के पक्ष में, उसके समर्थन में, और उसके बाद जो जांच शुरू होती है उसके बाद ही बड़े खुलासे संभव हो पाए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की भी इसमें तारीफ बनती है, जांच एजेंसियों हरियाणा पुलिस की भी इसमें तारीफ बनती है। लेकिन आतंकी डॉक्टर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया जम्मू कश्मीर में, ये पोस्टर वाला मामला सामने आने के बाद, उसके बाद आप बता रहे हैं कि लॉकर में हमने भी पहले जानकारी दी कि AK-47 भी मिली, अब भी लॉकर की जांच की जा रही है। उम्मीद ये है कि और भी बड़े सुराग मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें मोबाइल फोन से या दूसरी जो जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, अब तो क्या क्या खुलासे जम्मू कश्मीर में? देखिए, इसमें कई खुलासे जो हुए हैं उसमें ये शामिल हैं कि कैसे आखिरकार जम्मू कश्मीर के जो साउथ कश्मीर से उठकर डॉक्टर आदिल और उसके बाकी जो साथी थे, चाहे वो मुजम्मिल था, चाहे वो उमर था, चाहे वो आमिर था, चाहे वो बाकी जो लोग पकड़े गए हैं वो थे, वो कैसे शहीन और तमाम लोगों के संपर्क में आए, मुजफ्फर के संपर्क में आए, जो अफगानिस्तान में बैठकर इस पूरे मॉड्यूल को चला रहा था और पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क करके ये था। एक नई चीज यहाँ पे की गई थी। नई चीज ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो पहले जो आतंकी नेटवर्क चल रहे हैं, उन आतंकी नेटवर्क के जो लोग थे उनके साथ ना मिलकर एक अलग नया नेटवर्क तैयार किया गया और उसे इस तरीके से बनाया गया कि उसे अलग अलग हिस्सों में फैला दिया जाए। इस नेटवर्क ने कैसे ऑपरेट करना था, क्या इनकी प्लानिंग थी, किस तरह पे, कहां पे इनको हमले करने थे, इस चीज को लेकर जो है वो चीजें एडवांस में तय कर ली गई थी। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों की नजरों से बचने के लिए जो एक पहले से इस्तेमाल किए जाने वाला एक तरीका था, यानी कि RDX हो, विस्फोटक हो, वो नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट का सहारा लिया गया, जो कि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी के लिए या सुरक्षा बलों के लिए एक नया था, जिसे भांपना, जिसे समझ पाना मुश्किल था। उसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि आप सोचिए, आप किसी भी तरह से अमोनियम नाइट्रेट को तैयार करके अगर किसी गाड़ी में ले जा रहे हैं तो किसी को भी जांच में इस चीज का पता नहीं चल पाएगा कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। रेजिन जो तैयार किया गया था केमिकल से, वो सोचिए आप लेकर जा रहे हैं तो कोई भी पुलिस नाका पे सुरक्षा बलों की टीम जो है उसे जानती है तो नहीं पता चल पाता। तो यकीनन एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया गया था जिसके जरिए एक बड़े ज्यादा लेवल पर जो है वो धमाके कराने और नुकसान करने की प्लानिंग जो है वो दुश्मन ने की थी, मगर समय रहते इसको भांप लिया गया और उसको नाकाम किया गया। बहुत शुक्रिया अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जम्मू कश्मीर से हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता से, किस तरह से लॉकर से भी बड़े सुराग, बड़े एविडेंस मिलने की उम्मीदें हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकियों ने कब्जे में ले लिया था। एक बार फिर से हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल-फलाह की। आतंकियों ने कब्जे में लिया हुआ था, इसलिए हम कह रहे हैं आतंकी मुजम्मिल और शाहीन ने यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से कब्जा लिया था। बताया यह जा रहा है कि 2022 में सुरक्षा गार्ड्स को हटा दिया गया था और अपने गार्ड्स तैनात किए गए थे। देखिए,
एजेंसियों की तरफ से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार सीधे तौर पर आतंक से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी जांच में सामने आया है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल था उसने करीब करीब अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में ले लिया था। और इस बात की तस्दीक इससे होती है कि यहाँ इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी सिक्योरिटी लगाई गई थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 2021 तक उन पर कंट्रोल एक सर्विसमैन का था। यानी कि जो पूर्व फौजी हैं वो इस सिक्योरिटी गार्डों को, सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन चूंकि जिस तरह से 2022 में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर निसार धीरे धीरे अपने आतंक की साजिश को आगे बढ़ा रहे थे और लोगों को साथ में जोड़ रहे थे, तो सबसे पहले उन्हें लगा कि जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी को भी बदलने की जरूरत है। और ऐसे में यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बदलना शुरू किया गया। 2 एजेंसियां पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा करती थी, एजेंसी हायर की गई थी, लेकिन उन एजेंसियों से सिक्योरिटी गार्डों को हटाया गया, उन एजेंसियों को हटाया गया और फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही यहाँ सुरक्षा गार्डों की भर्ती की गई। यानी कि प्लानिंग के तहत जो पूर्व फौजी थे उनको यहाँ से हटाकर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड यहाँ रखे गए, अलग अलग जगह से उनको हायर किया गया। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि पूरी तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को डॉक्टर मुजम्मिल और ये तमाम जो आतंकवादी थे अपने कब्जे में लेना चाहते थे और हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहते थे, ताकि जो भी उनकी तरफ से यहाँ आतंक की साजिश रची जा सके, इसको लेकर कोई टोका टाकी ना हो, किसी को इस बात की भनक ना लगे और जितने भी यहाँ एम्प्लॉय सुरक्षा गार्ड हों वो उनके कहने के मुताबिक काम करें। अगर किसी को कहीं रोकना है या कहीं भेजना है तो बिना उनकी परमिशन के कोई आगे नहीं जा सकता। और जिस किसी को अगर कोई विरोध करता हो तो उसको टॉर्चर भी इनके माध्यम से कराया जा सके। तो इसीलिए यहाँ एक बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी और जो पूर्व फौजी थे उनका कंट्रोल यहाँ से खत्म किया गया। और आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, जो सुरक्षा गार्ड अब यहाँ काम कर रहे हैं, जो तैनात किए गए हैं, वो अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही यहाँ रखे गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही उनको तनख्वाह दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर डॉक्टर मुजम्मिल, तमाम जो आतंकी हैं, सुरक्षा जो गार्ड यहाँ लगाए गए थे एजेंसी के मार्फत, दोनों एजेंसियों को क्यों हटाया गया? 2021 तक वो यहाँ काम कर रहे थे और सब कुछ बताया जाता है कि ठीक ठाक एजेंसी काम कर रही थी, सुरक्षा गार्ड काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आतंक जो टेरर है उसको अपने साजिशों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो सुरक्षा गार्ड है उनको यहाँ से हटाया गया और उसके बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही खुद यहाँ सुरक्षा गार्ड रखे गए। जबकि लोगों का ये कहना है, यहाँ काम करने वाले लोगों का, कि 2021 तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सुरक्षा गार्डों को हटाने के पीछे की जो मंशा है वो अब समझ से परे है। और इसी बात को लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं जांच में जुटी हुई हैं कि आखिर जो सुरक्षा गार्ड बदले गए उसके पीछे की मंशा क्या थी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अपना उपचार कराने आने वाले जरूरतमंद लोगों को भी निशाना बनाते थे। खास रिपोर्ट देखिए। आतंकवादी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले लोगों का फायदा उठाया करते थे। जो लोग अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया करते थे उनका वो फायदा उठाने की कोशिश करते थे। शुरुआत में जो मौलवी था मोहम्मद इश्तियाक और उसके बाद में सरोही के इमामुद्दीन के बाद में एक और साबिर नाम सामने आया है जो धौज में मोबाइल की दुकान चलाया करता था। बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल से वो उसकी मुलाकात करीब 8 महीने पहले हुई थी, जब एक अपने परिवार के एक व्यक्ति का इलाज कराने के लिए इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा था और उस दौरान डॉक्टर मुजम्मिल से उसकी मुलाकात हुई। उसका जो मरीज था उसका इलाज करने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू की गई और फिर साबिर ने जिस तरह से उसे बताया कि वो मोबाइल की दुकान करता है, तो ऐसे में और नजदीकी बढ़ाते हुए उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया था। गांव धौज में मोबाइल की दुकान पर उसका आना जाना लगा रहा और बताया ये जाता है कि जो कश्मीरी छात्र इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, ऐसे उन 15 छात्रों को वहां से अलग अलग दस्तावेज देकर सिम दिलवाई गई। अब एनआईए की जांच में ये सामने आया है। उसके बाद साबिर को भी अब हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। उससे पहले सरोही के इमाम, मस्जिद के इमामुद्दीन और यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में बतौर मौलवी मोहम्मद इश्तियाक का प्रयोग डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर नबी ने किया था। चूंकि जो मौलवी है मोहम्मद इश्तियाक, उसको भी
हिरासत में लिया गया है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और उसको भी इसी तरह से सॉफ्ट टारगेट समझकर अपने झांसे में लिया गया। और फिर मोहम्मद इश्तियाक का मकान भी किराए पर लेकर डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से वहां एक कमरे में 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट 50 कट्टों में भर कर रखा गया था। उसके बाद ही एजेंसियों की तरफ से मोहम्मद इश्तियाक को हिरासत में लिया। सिरोही के जो मस्जिद का इमाम है इमामुद्दीन, उससे भी उसने डॉक्टर मुजम्मिल ने नजदीकियां बढ़ाई हुई थी और इसी के चलते इमामुद्दीन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अब तीसरा नाम साबिर का सामने आया है, जिसने मोबाइल की सिम करीब 15 कश्मीरियों को दी थी और अलग अलग दस्तावेज पर वो सिम दी गई थी। लेकिन इसके पीछे जो साजिश थी वो डॉक्टर मुजम्मिल की साजिश थी, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ अस्पताल में इलाज कराने आने वाले लोगों को फंसाया करता था और उनकी मजबूरी का भी फायदा उठाया करता था और इसी चक्कर में लालच देकर उन्हें अपने साथ मिलाने की डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से कोशिश होती रही और कुछ लोग इस झांसे में आते रहे। साबिर भी इसी में से एक गांव धौज का था, जिसने 15 सिम कश्मीरी छात्रों को दे दी और उसके बाद में अब एनआईए ने उसे भी हिरासत में लेकर उसके साथ पूछताछ शुरू कर दी है और सिम भी बताया जा रहा है कि वो बरामद कर ली गई हैं। लेकिन ये जो 15 सिम कश्मीरी छात्रों को दी गई है, आखिर वो छात्र उन सिम से करना क्या चाह रहे थे? क्या उनके भी आतंक से कनेक्शन जुड़े हुए थे? क्या डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन साहिब, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर निसार, इनके साथ में भी क्या उनके ताल्लुकात थे? क्या वो भी इस आतंकी साजिश में शामिल थे या उनको शामिल कराने के लिए ही उनको सिम दिलवाई गई और उसके बाद में उन सिमों का प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग डॉक्टर मुजम्मिल या बाकी आतंकियों की तरफ से किया गया? ये बड़े सवाल हैं जो एनआईए और अन्य जो जांच एजेंसी हैं जांच में जुटी हुई हैं और तमाम चीजों को खंगालने का काम कर रही हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। साथ ही फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल ने जिस गांव फतेहपुर तगा के मकान का कमरा लेकर वहां 50 कट्टों में 2563 करीब 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा था। 10 नवंबर को उस अमोनियम नाइट्रेट को जब क्राइम ब्रांच बरामद कर रही थी तो गांव के ही पूर्व सरपंच लालू को गवाह के तौर पर मौके पर बुलाया गया था। पूर्व सरपंच लालू और अन्य लोगों के साथ इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है ये भी सुनना जरूरी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन आतंक से जुड़ने के बाद में जो आसपास का इलाका है वो भी कहीं ना कहीं सहमा हुआ है और इस बात को लेकर अब लोगों का कहना है कि जो आतंक यहाँ साजिश रच रहे थे वो यहाँ के लोग ना होकर जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं और यहाँ इस इलाके को खराब करने का जो सद्भाव यहाँ बना हुआ था, जो भाईचारे की मिसाल ये फरीदाबाद का इलाका था, उसमें दाग लगाने का उनकी तरफ से काम किया है। फतेहपुर तगा वो गाँव जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से एक मकान में 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उस मौके पर गवाह के तौर पर पुलिस की तरफ से पूर्व सरपंच लालू को बुलाया गया था और तमाम जो ये लोग हैं इसी इलाके के रहने वाले हैं जो अब खुद इसकी निंदा कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं ये जो पूरा वाकया हुआ, ब्लास्ट हो गया, आतंकी इसी जो सामने यूनिवर्सिटी है उसमें साजिश रचते रहे? जो हुआ ये तो गलत हुआ है, सारी गलत बात है। पर यूनिवर्सिटी का इसमें कोई हाथ ना निकला। अब हमने बाद में भी वेरिफिकेशन करी, उस टाइम तो हम घबरा रहे थे भाई किस तरह भाई कल फला से ही हाथ है। वो तो हमारे यहाँ के तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। अब गरीबों को 100 आदमियों को रोजगार मिला, हमारे गाँव के को 200 आदमी काम करते हैं इसमें। और हम बूढ़े में आ जाते, बेड पे आते लौट जाते, कोई पैसा नहीं लेता। हमारे सारे गाँवों की बर्बादी हो जाएगी। कॉलेज बंद हो गया तो अच्छे कॉलेज मालिक भी अच्छा आदमी हमने मिले हुए देखा हुआ है, पर भाई अब गंदे लोग आके बदनाम कर रहे हैं हमारे इलाके को। सबसे बढ़िया हमारा इलाका है, अरे ऐसा कुछ ना है। हमारा कॉलेज है, ये बंद ना होना चाहिए। अच्छी बात है, हमारा रोजगार मिला पड़ा इन गाँवों को। एक चीज है, क्या आप भी चौके थे उस टाइम पे जब आपको पुलिस ने? हम भी चौके थे भाई, गलत काम करा, ये माल मिला, सारा सौदा मिला। अब हम भी चौके थे। अब हम आप भी मौके पर वहीं मौजूद? मौके पे था, मैं गवाऊं, उसमें मेरे फोटो है, सब कुछ है मेरे सामने, मिले इकट्ठा। वो सच्चाई है, वो तो झूठ थोड़ी है। वो गलत आदमी था, हमने कोई उसकी कुछ ना कहा, भाई गलत है तो गलत है। लेकिन क्या जहन में आ रहा था जब इस तरह से इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और आप भी देख रहे थे? क्या उससे पहले कभी आपने ऐसा वाकया नहीं सुना कि इस इलाके में कभी हुआ है? हम ही डर गए थे जी। अब हमारे गांव उड़ जाता, हमसे पुलिस कह रही थी तुम्हारा गांव ही उड़ जाता, इतना माल है। हम ही घबरा गए भाई, ये भी अच्छा होगा, ये पकड़ा गया नहीं, हम कोई परेशानी आ जाती थी। वो तो गलत काम तो गलत ही था। तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं इलाके में कि इस तरह से यहाँ आतंकी पलते रहे, किसी को भनक तक नहीं लगी।
ये आज तक तो जी किसी को पता नहीं है कि कौन है। किराएदार तो कोई कहीं भी रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं इनको बहुत परेशान करा जा रहा है। फरीदाबाद में लोग बाग देख रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि मुसलमान है, इसी वजह से कभी धोज के गए थे, उनको मारा था। कल खेड़ी में उसमें कॉलेज में भी एक हमारे इलाके का बहुत मारा है। मतलब समाज में जो भाईचारा था उसको खराब बिल्कुल खत्म कर दिया जी इन लोगों ने जो यहाँ रह रहे थे। अब क्या इनका इलाज होना चाहिए? इनका इलाज तो जी पूरी सजा देनी चाहिए। फांसी लगे हमें कोई तरह। आपका क्या मानना है? आप तो बिल्कुल यही यूनिवर्सिटी के पास में ही रह रहे हैं। मानना क्या है जी, कहा कि जिन्होंने ये काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और बाकी हमारे भाईचारे को खराब ना करे। भाई हम जा रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं, लाला खेड़ली जा रहे हैं, इधर मंडावर जा रहे हैं, इधर लोग हमें मतलब कि शक की नजर से देख रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। हमारा भाईचारा था जैसे पहले वैसे ही रहना चाहिए। अब लोग हमें देख के नहीं मतलब कि गलत अपने दिल में बात ला रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिसने किया है उस पर भाई कानून कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। उसमें हमने तो उन पे कराया नहीं है। बाकी हमारे कॉलेज से हमें फायदे हो रहे हैं, बहुत अच्छी हमारे लिए यहाँ पे सुविधा मिली पड़ी है। कॉलेज का कोई मतलब कि मैटर नहीं है इसमें। वो तो नौकरी करता था, ठीक है, नौकरी कहीं भी कर सकता है कोई। ये बढ़िया कि भाई अलफला ने उसको ये काम कराया है, तो अलफला पे कोई ऐसी आंच नहीं आनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि अलफला में वो जॉब करता था, नौकरी करते थे। ये तमाम जो आतंकवादियों के कनेक्शन, ये खुद आतंकवादी हैं। ये लगता नहीं है आपको कि अलफला यूनिवर्सिटी ने जब इनको ज्वाइनिंग दी होगी कुछ जांच कर लेनी चाहिए थी? भाई जांच तो करनी चाहिए। जांच अगर नहीं की है तो ये यूनिवर्सिटी ने भी गलत किया, जांच होनी चाहिए थी। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि हम आसपास के गाँव में, हमारा शहर नजदीकी फरीदाबाद है, अब जैसे हमारा गाँव धौज पड़ रहा है, हम अगर फरीदाबाद जा रहे हैं, लोग हम बताते हैं भाई कहाँ से लोग धौज से, तो हमें शक की नजर से क्यों देखा जाए? उससे उन चीजों को वो गलत इफेक्ट पड़ता है और यूनिवर्सिटी से हमें बहुत फायदा है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब आदमी का इलाज बहुत फ्री, आप समझो बात को, उसका है। और आगे से अगर कोई यूनिवर्सिटी का कोई रोल है तो यूनिवर्सिटी पे देखो वो है, लेकिन आगे से गवर्नमेंट भी ध्यान रखे, गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेवारी ले, किस किस की क्या क्या वो है, सारी वो है। और फिर यहाँ के जो सरपंच हैं, लोग इलाके के, अब कोई सिंगदा आदमी दिखेगा तो तुरंत सरकार को बताया जाएगा उसके लिए। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात कर रहे हैं, ये उसी समाज के लोग हैं और यहीं आसपास इस यूनिवर्सिटी के रहते हैं। लेकिन इनकी तरफ से जो कहा गया, यूनिवर्सिटी एक इनके लिए एक इलाज जो यहाँ गरीबों का हो रहा है, एक बड़ा फायदा उससे इन तमाम लोगों को मिलता है। लेकिन जब इस तरह से आतंक से कनेक्शन ऐसी यूनिवर्सिटी का जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। और उनका साफ कहना है कि जो लोग आतंक में शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और लेकिन इस समाज, इस भाईचारे को खराब ना किया जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक,